We are starting with Limited Liability Partnership Act 2008. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो एलएलपी में यही है कि एलएलपी होती क्या है, एंड जेन्युइनली ये क्वेश्चन फाउंडेशन में भी पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि एलएलपी है क्या, हम लोग लिखेंगे कि एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव सीबीवी है, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो कि आपको बेनिफिट देता है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जैसा एक फीचर लिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप फॉर्म जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है और कंपनी जैसे इसमें क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। ये एक ऑल्टरनेटिव सीबीवी है जो कि हाइब्रिड है इन दोनों चीजों का। फिर अगर मुझे बताना पड़े इसके फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कुछ फीचर्स इसके कंपनी जैसे हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फॉर्म जैसे हैं और कुछ इसके यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहले कंपनी जैसे क्या फीचर्स हैं? कंपनी के जैसे इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, देन सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील का ऑप्शन है, प्रीपेचुअल सक्सेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जिनका डिन नंबर टीपीआईएन नंबर होगा। ये सारे फीचर्स हैं इसके। विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट है कंपनी के जैसे। पार्टनरशिप फॉर्म जैसा क्या फीचर है? फ्लेक्सिबिलिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, पर म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं और फर्म के एजेंट भी होते हैं। जो एलएलपी में पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो सिर्फ किसके एजेंट है? एलएलपी के एजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे वहां पर पार्टनरशिप डीड होगी, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? एलएलपी एग्रीमेंट। पार्टनरशिप भी सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए की जा सकती है, ये भी सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए ही की जा सकती है। कुछ इसके यूनिक पर्पसेस हैं, यूनिक फीचर्स हैं। ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कर सकती है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को, प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में, एंड फॉरेन एलएलपी का कॉन्सेप्ट भी। तो एक बार सब कुछ अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक्स के साथ स्टार्ट किया पहले। एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट को प्रेसिडेंट असेंट मिला जैन 2009 में। टोटल 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमें बताया गया है कि अगर पार्टनर्स ने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उस केस में पार्टनर्स के राइट्स हमें कहां से पता चलेंगे? फर्स्ट शेड्यूल। तो वैसे फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर एक फॉर्मल अग्रीमेंट मतलब कि एलएलपी एग्रीमेंट मिसिंग है तो फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें पार्टनर्स और एलएलपी के राइट्स बताएगा। सेकेंड शेड्यूल में पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर, थर्ड में प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में, एंड फोर्थ में अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी। जरूरत क्या थी हमें इस चीज की? ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देगा न्यू रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। दोनों का हाइब्रिड है, तो पार्टनरशिप फर्म का नुकसान होता था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी का नुकसान होता था बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कंप्लायंस बहुत ज्यादा थी। तो ये दोनों का हाइब्रिड है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप फर्म जैसी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है कंपनी जैसे। कहते हैं एलएलपी जो है वो लाइबल होगी अपने एसेट्स की अमाउंट तक अपनी लाइबिलिटी के लिए। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो सिर्फ कितनी होगी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। दो मेन फीचर्स को उन्होंने डिफाइन किया कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि सारे पार्टनर जो है वो एलएलपी के एजेंट्स हैं, नो पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ अग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। अब सबसे पहला पॉइंट आ गया मेरे पास, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में फर्स्ट पॉइंट है एड्रेस। कहते हैं एलएलपी का एड्रेस क्या होगा? अगर पार्टनर का एड्रेस क्या होगा? अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, एंड अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगी? इसका सेक्शन भी हमने याद कर रखा है। एक बार ना सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं फेमा वाले भी। 2E में था कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, 2J में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, 2U में पर्सन, एंड 2V में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बस यही सेक्शन उसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन याद करेंगे। 2(1)D, 2(1)D में हमने याद करना है सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। कहते हैं सारे आर्टिफिशियल लीगल पर्संस बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कोई भी कंपनी चाहे इंडिया में बनी है चाहे आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी चाहे इंडिया में बनी है चाहे आउटसाइड इंडिया, वो सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सी से हमने 3 एक्सेप्शंस याद किए हैं। कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रेड सर्विस प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड करेगी।
21L इंपॉर्टेंट केस स्टडी। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है, बट कट ऑफ डेट है हमारे पास 30 सितंबर। तो अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है, उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा दैट विल बी सब्सिक्वेंट 31 मार्च। कंपनीज एक्ट में ये सेम 30 सितंबर की जगह है 31 दिसंबर। फॉरेन एलएलपी, ऐसी कोई एलएलपी जो कि बनी है आउटसाइड इंडिया बट उसका बिजनेस कहां पर है? इंडिया में। चाहे फिजिकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे डायरेक्टली है या फिर थ्रू एन एजेंट। सेम डेफिनेशन हम फॉरेन कंपनी की पढ़ते हैं। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न अग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, जो कि पार्टनर्स और एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज भी बताता है एंड पार्टनर्स के आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज भी बताता है। तो अगर मुझे पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है वो पता करनी है, या एलएलपी और पार्टनर के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, वो सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं? एलएलपी अग्रीमेंट से। ये रिटर्न में होना जरूरी है, जैसे पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होनी जरूरी है। अगर आप एलएलपी अग्रीमेंट बनाना भूल भी गए या नहीं भी बनाया हुआ तो फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगा। 21TA में स्मॉल एलएलपी क्या होती है? तो 2 पॉइंट्स तो आपको याद ही रहते हैं, पर एग्जाम में पूरे नंबर लेने के लिए हम लोग 3 पॉइंट्स लिखेंगे। स्मॉल एलएलपी में कहते हैं कोई भी ऐसी एलएलपी जिसमें जो पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन इक्वल टू 25 lakhs है बट अप टू 5 करोड़, एंड उनके जो टर्नओवर है वो लेस देन इक्वल टू 40 lakhs। तो जो दो मेन नंबर्स मुझे याद करने हैं, 25 lakhs की कंट्रीब्यूशन अलाउड है, टर्नओवर अलाउड है 40 lakhs की। कंट्रीब्यूशन करंट ईयर की देखनी है, टर्नओवर प्रीवियस ईयर की देखनी है। कंट्रीब्यूशन टर्नओवर किसके हिसाब से देखनी है? सेस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे, टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन एंड अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 4 ने हमें सिंपल सी बात बोली कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं। आगे चलने से पहले जस्ट क्विकली रिवाइजिंग एलएलपी एक्ट के 4 शेड्यूल्स। 2, 3, 4 शेड्यूल मुझे प्रोसीजर बताते हैं कन्वर्जन का। ध्यान में रखना है कि पब्लिक कंपनीज में अनलिस्टेड कंपनी को तो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम किसे नहीं कन्वर्ट कर सकते? लिस्टेड कंपनी। सिमिलरली ओबीसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल होता है अगर एलएलपी एग्रीमेंट ना बना हुआ हो। फिर उसके फीचर्स, अगर हमें कोई थ्योरी क्वेश्चन आए, बॉडी कॉर्पोरेट 21D, एलएलपी या कंपनी इंडिया में बनी या आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट सी वर्ड से 3 एक्सेप्शंस। फाइनेंशियल ईयर में कट ऑफ डेट याद रखनी है 30 सितंबर। स्मॉल एलएलपी में कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। सेक्शन 5, पार्टनर कौन कौन बन सकता है? कहते जो पार्टनर है इंडिविजुअल भी बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है, पर अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, या फिर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो दोनों लोग अलाउड नहीं है। क्वेश्चन है कि क्या एचयूएफ एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? नहीं, एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। उन्होंने हमें ऊपर बताया कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, तो एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती तो वो नहीं बन सकती। क्या एलएलपी किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? यस, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है वो बन सकती है। 5, 6, 7 ये तीनों सेक्शंस पार्टनर से रिलेटेड है। सेक्शन 5 में बताया गया हु कैन बी अ पार्टनर, सेक्शन 6 में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एंड सेक्शन नंबर 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन नंबर 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, एंड अगर किसी भी टाइम पे 2 से कम नंबर रह जाता है और वो पार्टनर्स फिर भी 6 मंथ से ज्यादा के लिए बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो जो भी पार्टनर ऐसे बिजनेस कर रहा है वो पर्सनली लायबल होगा। पर सिर्फ कौन सी लाइबिलिटीज के लिए होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स किए गए। सेम कॉन्सेप्ट ही ओपीसी में भी अप्लाई होता है, सेम ही प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में भी अप्लाई होता है। तो अगर ओपीसी में नॉमिनी नहीं है या फिर पर्सन मेंबर की डेथ हो गई, जो नॉमिनी है वो 2 ओपीसीज में मेंबर बन गया है, तो उस केस में 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे चूज करनी होती है। अगर वो पर्सनली लायबल बनेगा तो सिर्फ 6 मंथ्स के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसके लिए वो पर्सनली लायबल बनेगा। तो वहां पे ना आईसीआई की बुक में एक क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ ये आफ्टरवर्ड के बेसिस पर उन्होंने केस स्टडी बनाई हुई है। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी में अगर 2 से कम मेंबर्स रह गए या पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर्स रह गए, तो 6 मंथ्स के बाद जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाओगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर, कहते हैं हर एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। पहले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत है क्या है? पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए ही क्यों? ये मेन वर्किंग पार्टनर्स है। अगर एलएलपी एक्ट में कोई भी ड्यूटी लगानी है, हमने कोई पेनल्टी लगानी है, तो वो हम किसकी लगा सकते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर की।
तो हर एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है। कहते हैं कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है। वो इंडिविजुअल भी बन सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकते हैं, पर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट। अब बॉडी कॉर्पोरेट तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बन सकता है? कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी एलएलपी में पार्टनर बने। राइट है ना, याद है ना सबको? तो 2 इंडिविजुअल्स या बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट का मतलब उसकी लास्ट ईयर की जो स्टे है मोर देन इक्वल टू 120 डेज होनी चाहिए। कहते हैं मान लो सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उनके नॉमिनीज जो हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। तो इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। जब मेरे पास कोई एलएलपी के लिए क्लाइंट आता है, वो हमें बोलता है कि हमें एलएलपी बनानी है, तो हम इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाते हुए उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बने। तो जैसे जब हम हमारे पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो हम कंपनी के एओए में लिखते हैं कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे। वैसे ही एलएलपी के केस में हम लोग इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होंगे। फर्दर वो ये भी बताते हैं कि टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे डिसाइड किया जाएगा। जिस भी पर्सन को आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, पहले उसका मुझे क्या लेना है? प्रायर कंसेंट लेना है और उसे आरओसी में 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर मुझे इन्फॉर्म करना है। सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डीपिन होना जरूरी है। कहते पर मान लो कुछ लोगों के पास पहले से ही डिन नंबर है, तो डिन नंबर को भी डीपिन की जगह यूज किया जा सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरी थी क्या है? कहते जो भी एलएलपी के काम है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, रिटर्न, स्टेटमेंट्स, ये सारे काम किसके हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर के। अगर हमने कोई लाइबिलिटी भी इम्पोज करनी है, हम किसके लगाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। आप जब भी चाहो डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज कर सकते हो। 30 डेज ऑफ वैकेंसी के अंदर अंदर आप नए पर्सन को अपॉइंट करोगे। अगर किसी भी टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या एक ही पार्टनर है, तो सारे पार्टनर से क्या बन जाएंगे? क्योंकि उसका काम है ना, सारी लीगल कंप्लायंस उसकी है। तो अगर एलएलबी बोले मैंने तो किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया ही नहीं, तो हम कहेंगे सारे पार्टनर से डेजिग्नेटेड पार्टनर है। लेट्स रिवाइज सेक्शन 4 to 9। सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस है, उसके बाद सेक्शन 4 में बोला कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं हो। सेक्शन 5 ने हमें बताया हु कैन बी ए पार्टनर। इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। एंड इंडिविजुअल कौन से नहीं बन सकते? जो कि अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंट है, चाहे डिस्चार्ज हो चुका है चाहे एप्लीकेशन पेंडिंग है। सेक्शन नंबर 6, कितने मिनिमम पार्टनर चाहिए? उनमें से कोई 2 पार्टनर्स हर टाइम पे होने चाहिए। सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, उनमें से कोई एक पर्सन पिछले साल इंडिया में 120 डेज के लिए स्टे। आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताओगे कि इनिशियली हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे और टाइम टू टाइम कैसे डिसाइड किए जाएंगे। जिससे भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, 30 डेज का प्रायर रिटन कंसेंट लेना है और उसका डिन नंबर लेना है। सेक्शन 8, क्यों चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर? सारी कंप्लायंस के लिए और पेनल्टीज इंपोज करने के लिए। आप चाहो तो कभी भी इसे चेंज कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसा टाइम आया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, तो सारे पार्टनर्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट हिस्सा, इंट्रोडक्शन। सेकेंड हिस्सा, इनकॉर्पोरेशन। एलएलपी बनती कैसे है? तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक कंपनी, कंपनी में सेम बात सेक्शन 7 में लिखी गई है। वेरी गुड टेंशन। तो इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट में भी बिल्कुल सेम रूल हम लोग सेक्शन 7 में पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग लीगल बिजनेस करने के लिए डिसाइड करेंगे एक स्टेटमेंट कि हम एलएलपी बनाना चाहते हैं, एंड वो हमें एक स्टेटमेंट देंगे कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी है। इस स्टेटमेंट को कोई भी एक सब्सक्राइबर साइन करेगा और प्रोफेशनल साइन करेगा। फिर इसे आप आरओसी को फाइल कर दोगे उस स्टेट में जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो पहले उन्होंने हमें बताया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिनिमम कितने लोग चाहिए और कि ये सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं? बिजनेस के लिए। तो जब आप कंपनीज एक्ट में ये रूल पढ़ोगे, वहां पे ना बिजनेस वर्ड नहीं लिखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट। किसी भी लीगल काम के लिए कंपनी बना सकते हैं। तो वहां से इंटरप्रिटेशन निकलती है कि कंपनी तो चैरिटी करने के लिए भी बना सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। पर इतने छोटे से वर्ड का रेफरेंस है। जब ये सेम चीज हम एलएलबी एक्ट में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? एनी लॉफुल बिजनेस। तो यहां से पता चलता है कि चैरिटी के लिए हम एलएलबी नहीं बना सकते हैं। फिर कहते हैं इस के साथ एक स्टेटमेंट जाएगी जिसमें डिक्लेयर किया जाएगा एक सब्सक्राइबर एंड एडवोकेट के थ्रू कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है। फिर आप इसे आरओसी को फाइल कर दो। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताना क्या है?
तो एनआरओ नाम, देन एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, क्या आपका बिजनेस क्या होगा, आप पार्टनर का नाम और एड्रेस भी बताओगे एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम और एड्रेस भी बताओगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। तो अभी अगर आप इस चीज को सेक्शन 7 के साथ लिंक करो, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में बताया जाता है कि फर्स्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, वही सेम चीज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आ गई कि आप हमें बताओगे कि आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। अगर कोई पर्सन एक स्टेटमेंट देता है, उसे पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर वो उसे पता है कि ये ट्रू नहीं है, तो उसे इम्प्रिजन या पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 12, एलएलपी बनती कैसे है, बाय रजिस्ट्रेशन। तो जो एचयूएफ है वो बाय बर्थ बनती है, जो पार्टनरशिप है बाय अग्रीमेंट बनती है, पर कंपनी और एलएलपी कैसे बनती है, बाय रजिस्ट्रेशन। जब आरओसी हमें सर्टिफिकेट दे देता है, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, सीओआई होता है, दैट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। कहते हैं जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर दोगे तो 14 डेज के अंदर अंदर आपकी एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके ऊपर आरओसी की तरफ से साइन होगा और एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, वो सफिशिएंट एविडेंस है कि आपने सारी कंप्लायंस कर दी। सेक्शन 13, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस और उसके बारे में चेंज। कहते हैं हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हमने कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन भेजना है हम इस ऑफिस में भेजेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप सर्व करना चाहते हो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या उसके एलएलपी पे या पार्टनर पे या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे, आप पोस्ट भी कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हो, किसी भी और तरीके से भेज सकते हो। तो स्पेशली सबने इस बात का ध्यान रखना है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था एड्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि पार्टनर के एड्रेस का मतलब क्या है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, एलएलपी के एड्रेस का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफिस। पर जब सेक्शन 13 में वो मुझे कह रहे हैं कि आपको किसी पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नोटिस भेजना है, तो क्या पार्टनर के रेजिडेंशियल एड्रेस पे भेजना जरूरी है, नहीं। कहते कहां पर भेजना है, चाहे आपने एलएलपी को कोई नोटिस भेजना है, चाहे पार्टनर को भेजना है, चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजना है, हम लोग नोटिस हमेशा कहां पर भेजेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट है, किसी भी तरीके से भेज सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है तो आरओसी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि आपकी एलएलपी बन गई है, अब इसे स्यू किया जा सकता है। इट कैन डू ऑल द एक्ट्स व्हिच एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू। ये प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, एंड इफ इट वांट्स इट कैन हैव अ कॉमन से। रिवाइज करते हैं। पहला हिस्सा था हमारे पास बेसिक्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस आई, जिसमें से 3 डेफिनेशंस आपने स्पेशली, 4 डेफिनेशन स्पेशली याद रखनी है। 21D में बॉडी कॉर्पोरेट, 21L में फाइनेंशियल ईयर, एलएलपी अग्रीमेंट, एंड 21TA में स्मॉल एलएलपी, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर एज पर सैस एंड सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेक्शन नंबर 5 to 9, ये पहला हिस्सा है। सेक्शन 5 में पार्टनर्स, सेक्शन 6 में मिनिमम पार्टनर्स, सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 8 में डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है, सेक्शन 9 में अगर हमने उसे चेंज करना है। सेकेंड हिस्सा आ गया हमारे पास एलएलपी बनती कैसे। तो सेक्शन 11 ने बताया हमें कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से एलएलपी बनती है। देन सेक्शन 12 ने बताया कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को जब फाइल करोगे तो रजिस्ट्रेशन से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस और उसके चेंज के बारे में। सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट। तो जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मीनिंग हम लोगों ने याद कर रखा है, वो सारे वर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। आपको पता है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के मीनिंग में हम लोग 4 बातें लिखते हैं, कि ये तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, देन ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है, इट कैन स्यू एंड बी स्यू। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये याद है ना सबको, भूले तो नहीं हो। देन नेम, कहते हर एलएलपी का एक नेम होगा, वो सब एक्रोनियम भी लगा सकती है एलएलपी, फुल फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप भी लगा सकती है। कोई भी एलएलपी को बिना नेम के रजिस्टर नहीं किया जा सकता, जो कि ऐसे किसी नाम के साथ रजिस्टर नहीं किया जा सकता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगे, या फिर किसी और कंपनी से, एलएलपी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच करता है। मतलब आपको ध्यान में रखना है, अगर मेरी एलएलपी का नाम किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ मैच करता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाम किसके साथ मैच नहीं करना चाहिए, किसी एलएलपी के साथ, किसी कंपनी के साथ, या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो अगर आप अपना नाम रिजर्व करवाना चाहो, कहते हैं अपना प्रपोज एलएलपी का प्रपोज नेम रिजर्व करवा सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो जो न्यू नेम रखना चाहते हो आप उसे भी रिजर्व करा सकते हो।
पर सेम कंडीशन पूरी करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपना नाम रिजर्व करवाओगे तो नाम मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रिजर्व होगा? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। दोनों चीजें याद रखनी है पेपर के लिए। एक तो याद रखना है कि नाम 3 महीने के लिए बुक होता है, और एक 3 months काउंट कब से करने हैं? जब मुझे आरओसी की तरफ से कंफर्मेशन आई। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, क्या मैं अपने नेम को चेंज कर सकती हूँ? कहते हैं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। सेक्शन 15 में हमें नाम के रूल बताए गए, सेक्शन 16 में हमें बताया गया रिजर्वेशन के बारे में। ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, अगर हमें कोई ऐसा नेम मिल गया है if LLP is inadvertently registered with a name which is identical with any other LLP or registered trademark, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉन एप्लीकेशन बाय अफेक्टेड एलएलपी डायरेक्ट कर सकती है एलएलपी को कि आप अपना नाम चेंज करो विद इन 3 months ऑफ सच डायरेक्शन। पर ये जो पर्सन है ये कंप्लेन कर ही कब तक सकता है? सिर्फ 3 years तक। देखो, एक होता है अपनी मर्जी से नाम चेंज करना, एक होता है मुझे गवर्नमेंट का ऑर्डर आए कि तुम्हें नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकती हूँ? तो इसके लिए तो उन्होंने क्या बना दिया, सेक्शन 16, कि अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो प्रपोज एलएलपी का, या आपने नाम चेंज करना है तो भी कौन सा नाम रूल अप्लाई हो जाता है? सेक्शन 16। एक है मुझे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, तो एक तो केस है कि गवर्नमेंट मुझे अपनी मर्जी से ही ऑर्डर दे कि यार नेम चेंज करो। एक है गवर्नमेंट किसी की कंप्लेन करने पे ऑर्डर दे कि नाम चेंज करो। तो कंपनीज एक्ट में दोनों चीजें अलाउड है। जब सेम टॉपिक आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे कि एनसीएलटी अपनी मर्जी से भी बोल सकता है कि नाम चेंज करो। एनसीएलटी को लगता है कि तुम्हारा नाम जो है वो किसी और के साथ मैच करता है या अनडिजायरेबल है, वो तुम्हें ऑर्डर दे सकता है। बट इस केस में तुम्हें अपने आप ऑर्डर नहीं आ सकता। इस केस में तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कब ऑर्डर दे सकती है नाम चेंज करने के लिए? अपॉन एप्लीकेशन। तो अगर कोई पर्सन तुम्हारी कंप्लेन करेगा कि यार इसका नाम तो मेरे साथ मैच करता है, मेरे ट्रेडमार्क के साथ मैच करता है, तो तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आप नाम चेंज करो। वो कंप्लेन कर कब तक सकता है? जब मेरी एलएलपी बनी थी वहां से 3 years तक कंप्लेन कर सकता है। फिर जब मुझे गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा उसके 3 months में मुझे अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। जब भी मैं अपना नेम चेंज करूंगी, मैं आरओसी को 15 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करूंगी। आरओसी मुझे 30 डेज के अंदर अंदर नया सर्टिफिकेट दे देगा। अगर एलएलपी इसमें डिफॉल्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नया नाम रख सकती है एंड मुझे नया सीओवाई दे देगी। अगर मैं फिर से इस नेम को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। उन्होंने फिर से यहाँ पे मेंशन किया है कि सेक्शन 16 जो कंपनीज एक्ट में है वो सुओ मोटो भी अलाउ करता है चेंज इन नेम, बट एलएलपी एक्ट ऐसा अलाउ नहीं करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं कर सकती। आई होप सबको क्लियर है। ब्रीफली बताना हो कि एलएलपी कैसे बनती है, तो सबसे पहले सेक्शन 16 में नेम रिजर्व होता है, उसके बाद सेक्शन 11 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाता है, फिर सेक्शन 12 में इनकॉर्पोरेशन होती है बाय रजिस्ट्रेशन। तो इतने से स्टेप्स में इन्होंने हमें 3 चीजें बता दी। सेक्शन 16 में नाम बुक कराया, सेक्शन 11 में हमने एप्लीकेशन दी, एंड सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन होती कैसे है? बाय इनकॉर्पोरेशन। आप कहते ये फॉर्म का नाम है जो आप फिल करते हो, यू कैन इग्नोर दिस। जैसे कंपनीज एक्ट में स्पाइस फॉर्म है, यहाँ पे फिलिप फॉर्म है। एलएलपी अग्रीमेंट आप उसके बाद बनाते हो, एलएलपी बन जाती है उसके बाद आप एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हो, क्योंकि अगर ये नहीं भी बनाओ तो काम चल जाता है। उस केस में हमें क्या अप्लाई हो जाता है? ये था इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा। नेक्स्ट है पार्टनर्स और उनके रिलेशंस, सेक्शन नंबर 22, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स। कहते जब एक बार एलएलपी बन गई, द पर्सन्स हु सब्सक्राइब नेम्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो इसके सारे पार्टनर्स होंगे। और कोई भी पर्सन नया पार्टनर बनना चाहता है तो वो एलएलपी एग्रीमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। पार्टनर्स की रिलेशनशिप कहाँ से पता चलेंगे? कहते सारे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स एंड उनके एलएलपी और उसके पार्टनर्स के एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। एलएलपी अग्रीमेंट में अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो आप एलएलपी अग्रीमेंट को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने एलएलपी अग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो आपके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल। ये तो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। हमें केस स्टडी सिर्फ कहां से आ सकती है? थर्ड पॉइंट से। तो मैंने आपको लिखवा रखा होगा प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट्स। तो अगर किसी एलएलपी के पार्टनर्स ने एलएलपी की रजिस्ट्रेशन से पहले से ही कुछ अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, व्हाट आई मीन टू से इज
लेट्स से मैंने और प्रियांशु ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके एक एलएलपी बनाना चाहते हैं। हमने एक सीए को हायर किया और उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि तुम एलएलपी बनाओ। वो एलएलपी की रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। उससे पहले ही हम दोनों ने कोई ऑफिस रेंट पे ले लिया, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम हमारी वेबसाइट बनाओगे, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम हमारा सोशल मीडिया पेज मैनेज करोगे। तो अब इन लोगों के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एलएलपी इसके बाद बन रही है। क्या एलएलपी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट करने के लिए लायबल है? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उस टाइम पे तो एलएलपी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ है? या मेरा हुआ है या दूसरे पर्सन का हुआ है। अभी हम पार्टनर भी नहीं है, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप भी इसके बाद शुरू हुआ है। तो कहते हैं पर जिस दिन एलएलपी बनी उस दिन हम दोनों ने एक मीटिंग की। हमने राइटिंग में लिख लिया कि ये जो पुराने अग्रीमेंट्स हैं ये एलएलपी के ऊपर लायबल होंगे, तो इस केस में एलएलपी लायबल बन जाए। तो कहते हैं सेक्शन 23 पार्टनर्स के रिलेशनशिप कहां कैसे डिपेंड करते हैं, जो आपने एलएलपी में डिसाइड किया वही होगा। पर अगर कोई प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट है, राइटिंग में हुए थे, इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए थे, सारे पार्टनर्स ने रेटिफाई कर दी, तो अब वो एलएलपी के ऊपर क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल। 3 कंडीशंस हैं, राइटिंग में होने चाहिए, इनकॉर्पोरेशन से पहले होने चाहिए, रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में रिलेशनशिप खत्म कैसे हो सकता है? तो एक तो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप खत्म हो सकता है वॉलंटरी। तो कोई भी पर्सन बोल सकता है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना, तो एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी रूल थे रिटायरमेंट के, वो एलएलपी एग्रीमेंट के रिटायरमेंट के रूल्स को फॉलो करेगा। या फिर मान लो एलएलपी एग्रीमेंट था ही नहीं, तो वो कम से कम 30 डेज का नोटिस देगा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कुछ केस में मैंडेटरी है, पार्टनर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कौन से केसेस है कि पार्टनर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? अगर डेथ हो गई, एलएलपी बंद हो गई, अनसाउंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो सेक्शन 5 की जो कंडीशंस थी कि हु कैन बी अ पार्टनर, अगर सेक्शन 5 की कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो पार्टनर को छोड़ के जाना पड़ेगा। कहते हैं अब जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है फिर भी वो थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा। कब तक वो थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा? जब तक कि आप उस पर्सन को नहीं बता देते या फिर आप आरओसी को नहीं बता देते। तो मान लो 3 पार्टनर्स हैं, मैं, मयंक और प्रियांशु, एंड मयंक कहता मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। पर फिर भी कई बार हम कहेंगे कि मयंक थर्ड पार्टी को लायबल है, जब तक उस थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया या फिर जब तक आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया। सेसेशन डज नॉट डिस्चार्ज अ पार्टनर ऑफ ऑब्लिगेशन इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। जब रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के बाद के एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल नहीं होता, पर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर ने जो भी काम किए हैं वो उसके लिए ऑब्वियसली लायबल है। अगर कोई पार्टनर एलएलपी का पार्टनर नहीं रहा है, द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन केस ऑफ डेथ विल बी एंटाइटल्ड टू। अब अगर कोई रिटायर हो गया उसे फर्म से क्या कुछ मिलेगा? जो भी उसकी कैपिटल थी, जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस टॉपिक का ना कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, बताओ क्या रूल्स है। तो पहले हम बताएंगे कि पार्टनरशिप खत्म होती कैसे। तो एक बताएंगे वॉलंटैरिली खत्म हो सकती है, पार्टनर अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है। छोड़ के कैसे जाएगा? अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई कंडीशन लिखी हुई थी उस कंडीशन को फॉलो करेगा, नहीं तो मिनिमम 30 डेज का नोटिस देगा। कंपल्सरी कई बार उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंस। कहते छोड़ के चला गया, अब क्या वो थर्ड पार्टी को अभी भी लायबल है? यस, जब तक वो आरओसी को नहीं बताता या उस पर्सन को नहीं बताता। अब छोड़ के चला गया तो उसके राइट्स क्या है? उसे पार्टनरशिप में जो भी उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था प्लस जो प्रॉफिट का शेयर था वो मिल जाए। क्या उसका राइट नहीं है? कहते अगर कोई छोड़ के चला गया या फिर उसकी डेथ हो गई तो उसका लीगल हायर, मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं रख सकता। राइट। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। कहते पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को अगर पार्टनर के नाम में या एड्रेस में कोई भी चेंज है। एलएलपी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी 30 डेज के अंदर अंदर, अगर पार्टनरशिप का रिलेशनशिप खत्म हो गया है तब भी, या फिर पार्टनर का नेम और एड्रेस चेंज हुआ। जो भी इसका आरओसी का फॉर्म होगा वो फॉर्म फाइल करेंगे और इसके ऊपर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके साथ ही हमें क्या लगाना पड़ेगा? उसका कंसेंट। तो अगर आप सेक्शन 11 पढ़ोगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा था जिसे भी पार्टनर बनाना चाहते हो उसका क्या लगाना होता है? प्रायर रिटन कंसेंट, कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। देखो इस सेक्शन का नाम क्या है? चेंज इन पार्टनर्स। इसमें क्या क्या चेंज हो क्या सकता है? एक हो सकता है नेम और एड्रेस, पार्टनर का नाम चेंज हो गया या पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। एक हो सकती है एडमिशन या रिटायरमेंट,
कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, पहले तो ये सारे टॉपिक्स सेक्शन 25 में कवर्ड। कहते हैं नाम या एड्रेस, मान लो किसी पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो पार्टनर एलएलपी को कितने दिन के अंदर अंदर बताएगा? 15 डेज। फिर आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर बताना है? ये 30 डेज कहां से काउंट करने हैं? ये लेटेस्ट आरटीपी में क्वेश्चन है। 30 डेज यहां से नहीं काउंट करने जब एलएलपी को पता चला। 30 डेज कहां से काउंट करने हैं? जब चेंज आया। तो जब पार्टनर ने अपना एड्रेस चेंज किया वहां से ही 15 डेज में वो एलएलपी को बताएगा, वहां से ही 30 डेज में हम किसे बताएंगे? आरओसी को। बिल्कुल लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो एलएलपी में नया पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो इस केस में पार्टनर को एलएलपी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एलएलपी किसे बता देगी? आरओसी। कहते हैं अगर इनकमिंग ऑफ पार्टनर हो रही है तो किसी को भी पार्टनर बनाना है, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोलूंगी मैं ज्योति हमारी एलएलपी का पार्टनर है, साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्रायर रिटर्न कंसेंट। सारा लिंक समझ आया पूरे सेक्शन का? फॉर्मर पार्टनर जो है वो डायरेक्टली भी आरओसी को नोटिस दे सकता है। तो मान लो एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है और उसे लगता है कि मेरी एलएलपी आरओसी को ये बात नहीं बताएगी, तो वो डायरेक्टली भी बता सकता है। पर इस केस में आरओसी कंफर्मेशन मांगेगी एलएलपी से। जो पार्टनर्स है वो एलएलपी के एजेंट होते हैं, वो एलएलपी को बाइंड करते हैं अपने एक्ट्स के साथ। एलएलपी की कितनी लाइबिलिटी है? कहते एलएलपी जो है वो पार्टनर की प्रिंसिपल है, तो वो उसके सारे एक्ट्स के लिए लाइबल है। पर अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर रहा है एंड सामने वाले पर्सन को पता है कि पार्टनर अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर रहा है, उसके लिए एलएलपी लाइबल नहीं है। मान लो किसी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया या अमिशन कर दिया इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई पार्टनर ने गुड फेथ में काम किया पर फर्म को लॉस हो गया, एलएलपी को लॉस हो गया, तो एलएलपी उसके लिए लाइबल। एलएलपी की लाइबिलिटी एलएलपी के एसेट्स से ही मीट की जाएगी। वो सिर्फ एलएलपी की ड्यूटी है, पार्टनर की पर्सनल ड्यूटी नहीं है। ऑब्वियसली फीचर्स में ही पता चल गया कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी एक केस में खत्म होती है, जब क्या होगा? कब लिमिटेड लाइबिलिटी? ठीक है, और हम कब ऐसा बोल सकते हैं एलएलपी में कि लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा? फ्रॉड के केस में, सेक्शन नंबर 30। ऑब्वियसली ना, लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन कब तक है? जब तक तुम गुड फेथ में काम कर रहे हो। अगर तुम गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो, उस केस में फ्रॉड कर रहे हो, उस केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, कहते हैं पार्टनर पर्सनली लाइबल है ही नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलएलपी की किसी ड्यूटी के लिए भी लाइबल नहीं है। पर अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या अमिशन करता है तो वो उसके लिए पर्सनली लाइबल है। पर फिर भी वो सिर्फ किस चीज के लिए लाइबल है? अपनी गलती के लिए। अगर किसी और पार्टनर ने फ्रॉड किया उसके लिए बाकी पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं है। यही तो डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में तुम दूसरे पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए भी लाइबल हो, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है। पर एलएलपी में पार्टनर सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, वो एक दूसरे के एजेंट से है ही नहीं। सेक्शन 29 होल्डिंग आउट पार्टनर, कहते हैं अगर किसी पर्सन ने बाय कंडक्ट किसी पर्सन को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि मैं पार्टनर हूं एंड थर्ड पार्टी ने उसके भरोसे पे एलएलपी को क्रेडिट दे दिया है, तो उस केस में उस पार्टनर को हम लोग क्या मानेंगे? होल्डिंग आउट पार्टनर। यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपर, होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया। वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ, कहते हैं मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई बट उसके लीगल उसका नाम अभी तक यूज हो रहा है एलएलपी में, तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एस्टॉपल के बेसिस पे होल्डिंग आउट पार्टनर नहीं बनाएंगे जस्ट बिकॉज उसका नाम यूज हो रहा है। सेक्शन 30 में फ्रॉड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर एलएलपी ने कोई भी काम किया है या उसके पार्टनर ने जिसमें उसका इंटेंट है किसी क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करना, किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड करना, तो एलएलपी और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, देखो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ कौन से पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी? जिसकी गलती है, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट ही नहीं है, वही प्रिंसिपल बार बार अप्लाई हो रहा है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। कहते हैं वेयर सच एक्ट इज डन बाय पार्टनर लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी इज इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलेस पार्टनर हैज एक्टेड विदाउट अथॉरिटी। Where an LLP or partner or employee has conducted business in fraudulent manner, liable to compensate to any person who suffered the losses. LLP will not be liable अगर थर्ड पर्सन को पता था कि ये काम LLP की नॉलेज के बिना होगा। विसल ब्लोइंग, कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि कोर्ट किसी भी पार्टनर की या किसी एम्प्लॉय की भी लाइबिलिटी कम कर सकता है
अगर वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन के टाइम हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे एलएलपी कन्विक्ट हो रही है। तो अगर किसी एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे कोई उसमें सपोर्ट कर रहा है, तो उस पार्टनर की या उस एम्प्लॉय की पेनल्टी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो उसे एक तो गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिल गई, गवर्नमेंट उसकी पेनल्टी नहीं लगाएगी, प्लस उसे एलएलपी से भी प्रोटेक्शन मिल गई। उस एम्प्लॉय को डिस्चार्ज, सस्पेंड, डिमोट, थ्रेटन, हरास कुछ भी नहीं किया जा सकता। रिवाइज करो यहाँ तक। आगे बहुत सारे नए टॉपिक आने हैं जो कि फाउंडेशन से डिफरेंट है। ध्यान से किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आई है? क्लियर हो गया? दोनों टॉपिक्स जो हमने अभी तक किए हैं, फेमा की वेटेज मिनिमम 12 मार्क्स है पेपर में, एंड एलएलपी एक्ट की वेटेज 10 मार्क्स। बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं इन दोनों में। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। हाँ, नहीं वहां पे 45 डेज काउंटिंग ही नहीं बनेगी। चेंज इन नेम में है, मैंने नाम चेंज किया है, तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगी 15 डेज के अंदर अंदर, आरओसी को। फिर आरओसी मुझे नया सर्टिफिकेट देगा नाम चेंज होने के 30 डेज के अंदर अंदर। जब मैंने नाम चेंज किया, वो एप्लीकेबल कब से होगा, जब आरओसी से परमिशन मिल जाएगी। मान लो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नाम चेंज कर रही हूँ आज से, पर वो अभी वैलिड ही नहीं है। वो वैलिड कब से होगा, जब आरओसी का अप्रूवल मिले। जब मैंने रेजोल्यूशन पास किया कि मैं नाम चेंज कर रही हूँ, मुझे रेजोल्यूशन पास करने के 15 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है। फिर आरओसी 30 डेज के अंदर मुझे नया सर्टिफिकेट देगी, विच इज एन अप्रूवल कि आपका नाम चेंज हो गया है। उसके बाद वो अफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे 45 डेज का रोल ही नहीं है। जहां पे वो काउंटिंग मैंने दूसरे सेक्शन में बताई थी ना, वहां पे इन्फॉर्म करने वाली बात थी। तो मैंने मानो अपना नाम चेंज किया, पार्टनर ने नाम चेंज किया, तो पार्टनर जब नाम चेंज करेगा वो पहले एलएलपी को बताएगा, फिर एलएलपी आरओसी को बताएगी। कहते एलएलपी ने आरओसी को कब बताना है, जब मैंने चेंज किया था वहीं से 30 डेज का टाइम। क्लियर है सबको? आगे चले। तो जो फाइनल डे है ना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हैं और हमें पता है इसमें क्या है। जैसे कि स्पेशली ये सेक्शन कंट्रीब्यूशन, तो अभी ना ऊपर भी इस टॉपिक के बारे में एक जगह लिखा हुआ आया था, एलएलपी में तुम कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे और तुम्हारी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है,
जितनी तुमने कंट्रीब्यूशन अग्री की है, मतलब मान लो मैंने आरएमएस एलएलपी में अग्री किया कि मैं 30 लाख कंट्रीब्यूट करूंगी, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी 30 लाख ही है। पर अगर मान लो मैंने 30 लाख अभी दिए ही नहीं, मैंने प्रॉमिस किया हुआ कि मैं 30 लाख दूंगी पर मैंने दिए नहीं, एंड बाई चांस किसी रीजन की वजह से फर्म वाइंड अप हो रही है, तो क्या मेरे से डिफरेंस अमाउंट रिकवर किया जा सकता है? यस, इट इज अ डेट ड्यू बाय द पार्टनर। ऐसे ही मान लो मैंने कंपनी में बोला कि मैं 5 लाख के शेयर्स खरीदूंगी, पर बाई चांस किसी रीजन की वजह से कंपनी बंद हो रही है और अभी तक मैंने शेयर खरीदे ही नहीं, तो वैसे मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर जो मैंने अमाउंट कमिट कर रखी है उतनी तो मुझे पे करनी पड़ेगी। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। कहते हैं पार्टनर टेंजिबल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इंटेंजिबल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह के फॉर्म में भी कर सकता है। जो भी आपने चीज कंट्रीब्यूट की उसकी मॉनेटरी वैल्यू अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर जो आपने कमिट किया है एलएलपी एग्रीमेंट में वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपसे रिकवर किया जा सकता है एज अ लाइबिलिटी। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कहते हैं हर एलएलपी अपनी बुक्स बनाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, एलएलपी अपनी बुक्स कैश बेसिस पे भी बना सकती है, एक्रूअल बेसिस पे भी, तो इट इज कॉन्ट्रेरी टू कॉमन सेंस। मतलब हमें ये लगेगा कि कंपनी तो यार सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बना सकती है, तो एलएलपी के ऊपर भी वही रूल लगना चाहिए। बट हम एलएलपी को स्मॉल बिजनेस के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमने क्या बोला, कैश बेसिस पे भी बना सकते हो, एक्रूअल भी। डबल एंट्री सिस्टम, कहां पर रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाओगे, कितनी देर के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट करनी है? 6 मंथ्स। कौन कौन इसके ऊपर साइन करेगा? सारे पार्टनर साइन करेंगे। इसका भी अकाउंट्स का ऑडिट होगा, जो भी कंडीशंस बताई जाएंगी उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, तो जो एनएफआरए कंपनीज एक्ट में बताएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल सेम एलएलपी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। हर एलएलपी एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगी। कहते हैं एलएलपी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी आरओसी को 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपने दो टाइम लिमिट्स याद रखनी है, एक 60 डेज वाली और एक 6 मंथ्स वाली। तो जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करनी है 60 डेज में, एंड जो सैस फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन है वो आपको करनी है 6 मंथ्स में। अगर आप इसे लिंक करो कंपनीज एक्ट के साथ, तो कंपनीज एक्ट में भी जो एनुअल रिटर्न है वो 60 डेज होती है, पर कंपनीज एक्ट में जो एनुअल रिटर्न होती है वो 60 डेज होती है फ्रॉम एजीएम। एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न बनानी होती है, पर एलएलपी एक्ट में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करनी होती है। कंपनीज एक्ट में एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना है, आपने क्या सबमिट करना है? सेस। ठीक है, क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन होती है। तो अगर बाई चांस नोटेड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनीज एक्ट में एजीएम होगी और एलएलपी एक्ट में सैस सबमिट की जाएगी। एनुअल रिटर्न, दोनों केसेस में ही जो रूल है वो रूल 60 डेज है, पर कंपनीज एक्ट में फ्रॉम एजीएम काउंटिंग करनी है, यहाँ पे फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर काउंटिंग करनी है। चले ना आगे। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास राइट है, वो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, किसी पार्टनर के नाम में कोई चेंज आया है, सैस में, एनुअल रिटर्न में, कोई भी चीज की इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर आपने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपने फॉल्स दी है, या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बताई, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। रजिस्ट्रार आपको ऑर्डर दे सकता है, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। कहते हैं आरओसी के पास पावर है, आरओसी किसी भी पर्सन को, चाहे वो अब पार्टनर है, चाहे पहले पार्टनर था, या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, या एम्प्लॉई है, उसे कोई भी चीज पूछ सकता है, एंड उसे रीजनेबल टाइम पीरियड में वो आंसर करनी पड़ेगी, मैं मना नहीं कर सकती। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस,
तो आरडी का मतलब होता है पहले तो रीजनल डायरेक्टर या कोई भी ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ आरडी ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है कि वो आपके अफेंस को कंपाउंड कर सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इम्प्रिजनमेंट एप्लीकेबल होती है। तो मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर मुझे इम्प्रिजन मत करो, कि मेरे से पहली बार गलती हुई है, आप मेरी इम्प्रिजनमेंट को फाइन में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए लीगली क्या वर्ड यूज करते हैं? कंपाउंडिंग। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ लीनियंट हो जाओ, कि हाँ भाई तुम्हारे पास पावर है ज्यादा फाइन लगाने की, एंड लीगली मैंने गलती भी की है, बट मैं ये गलती पहली बार कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो। तो काइंड ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? एक अपॉलॉजी है, एक रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ कर दो। कहते रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है कि वो आपके अफेंस को क्या कर सकता है? कंपाउंड। कहते अगर कोई ऐसा अफेंस था जिसमें सिर्फ फाइन ही लगाया जा सकता था, तो वो आपके अफेंस को कंपाउंड कैसे कर सकता है? फाइन लगाएगा, जितना मैक्सिमम फाइन उसे अलाउड है उसे कंपाउंड करके कितना कर देगा? मिनिमम फाइन। कंपाउंडिंग विल अप्लाई टू offense committed within 3 years from the date on which similar offense was compounded। तो लेट से किसी पर्सन ने एलएलपी एक्ट का कोई सेक्शन नंबर 11 या सेक्शन 9 फॉलो नहीं किया, कोई भी एक सेक्शन फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर पेनल्टी लग गई। उसने बोला यार मुझे माफ कर दो, उसने सेक्शन 39 में कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया और आरडी ने उसे माफ कर दिया। 2 साल बाद उसने फिर से गलती कर दी, क्या वो सेक्शन 39 में दोबारा से एप्लीकेशन दे सकता है कंपाउंडिंग की? नहीं। तो अगर मैंने एक बार अपोलॉजी ली है तो मैं 3 इयर्स तक दोबारा अपोलॉजी मांग नहीं सकती। 3 इयर्स के बाद जब मैं सेम क्राइम दोबारा कर रही हूँ, सेम ऑफेंस दोबारा कर रही हूँ, उसे नया ऑफेंस ही माना जाएगा। कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करते कैसे? कहते हैं आप आरओसी को लेटर लिखते हो, एंड आरओसी अपने कमेंट्स के साथ उस लेटर को किसे फॉरवर्ड करती है? आरडी। जब आपका कोई भी ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो आरडी आरओसी को बता देगा 7 डेज के अंदर अंदर कि आपका जो ऑफेंस है वो कंपाउंड हो चुका है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? मान लो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे माफ कर दो, अब मान लो कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था, कहते अगर कंपाउंडिंग हो गई है तो वो केस बंद हो जाएगा। और अगर केस शुरू ही नहीं हुआ था, मुझे लगता था कि केस हो सकता है पर अभी केस हुआ नहीं था, कहते इस केस में केस हो गई थी। तो अगर प्रोसिक्यूशन शुरू ही नहीं हुई थी, प्रोसिक्यूशन शुरू भी ही नहीं की जा सकती क्योंकि कोर्ट ने मुझे माफी दे दी उससे पहले ही। एंड अगर प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई थी उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कंपाउंडिंग के लिए, तो आरओसी कोर्ट को भी लेटर लिखेगा कि आरडी ने इनका ऑफेंस माफ कर दिया है, इसलिए इन्हें क्या कर दो? डिस्चार्ज कर दो। While dealing with proposal of compounding, आरडी डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर या एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अकाउंट, कोई भी चीज मांग सकता है। अगर आप कंपाउंडिंग में जो आपको ऑर्डर आया आपने वो भी नहीं फॉलो किया, तो उस केस में आपके ऊपर फाइन कितना लगाया जाएगा? ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इन विच पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। मैंने अपॉलॉजी मांगी, उन्होंने बोला ठीक है 10,000 पे कर दो, मैंने वो 10,000 में नहीं पे किए, अब मुझे उसी सेक्शन में जो मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती थी, मैक्सिमम लगाई जा सकती थी, उसका डबल पे करना पड़ेगा। समझ आया? तो पहले तो याद रखना है कि कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या है। कंपाउंडिंग इज अपॉलॉजी, रिक्वेस्ट, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमसे पहली बार गलती हुई है, हमें माफ कर दो। तो कहते हैं 3 साल में सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। कंपाउंडिंग की पावर है किसके पास? आरडी के पास है। हम एप्लीकेशन लिखेंगे आरओसी को, आरओसी अपने कमेंट्स ऐड करके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा आरडी को। अब जब आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया, कम से कम फाइन, हर सेक्शन में एक मिनिमम फाइन लिखा होता है, एक मैक्सिमम फाइन, जो मिनिमम फाइन है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कहते मानो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी, अगर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसे डिस्चार्ज कर दो, अगर स्टार्ट नहीं हुई इट कैन नॉट बी स्टार्टेड। या कोई पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है? यस। पार्टनर के राइट्स क्या है? ट्रांसफरेबल। उसे फिर एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसके राइट्स थे वो सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। मैंने अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं, ट्रांसफर ऑफ दिस डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉज डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप। ना ही ट्रांसफरी का कोई भी राइट क्रिएट होता है। तो मैं अपना राइट ट्रांसफर तो कर सकती हूँ, वो ट्रांसफरेबल तो है, पर जो ट्रांसफरी है उसके पास कोई मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का, अकाउंट चेक करने का राइट नहीं आएगा। तो जो सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल में है उसी का प्रोसीजर सेक्शन 55 टू 57 में है, फर्म टू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी और अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी को कन्वर्ट करने का। जब आप रजिस्टर कर दोगे, यहाँ पे उनका मतलब है कन्वर्जन की रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो उसका इफेक्ट क्या है? कहते ऑन सेटिस्फाइंग दैट फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी ने शेड्यूल्स को फॉलो कर दिया है, जो आरओसी है एक नया सीओवाई देगा और हम बोलेंगे कि अब एलएलपी बन गई है।
एलएलपी 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को या आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी कि हमारी पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी बंद हो गई है और हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, एलएलपी में। कन्वर्जन होने के बाद जो एलएलपी और उसके पार्टनर्स हैं उन सबके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। Effect of registration. Notwithstanding anything contained in any other law from the date of registration, there shall be LLP by the name specified in certificate of incorporation. कहते जिस दिन आपको COI मिल गया उस दिन से LLP एग्जिस्ट करती है। जो भी एसेट्स टेंजिबल इनटेंजिबल लाइबिलिटीज फर्म या कंपनी के नाम पे थी वो अब सारे किसे ट्रांसफर हो गए हैं, एलएलपी को। फर्म या कंपनी पुरानी डिसॉल्व हो गई, आरओसी उनका नाम अपने रजिस्टर से रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे अब क्या आ गई है, एलएलपी आ गई। एक्चुअली कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन थी वो बंद हो गई है, उसके सारे एसेट लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर हो गए हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन को, एलएलपी को ट्रांसफर हो गए। आसान सेक्शन। फॉरेन एलएलपी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इसके बारे में रूल्स बना सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना 3 टॉपिक्स से केस स्टडी बहुत देर से पेंडिंग है। इन 3 टॉपिक्स में से केस स्टडी भी आ सकती है एंड डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा पहला टॉपिक मैंने करवाया सेक्शन 24 में, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेसेशन में आपने पहले लिखना है कि सेसेशन होती कैसे है। वो आप कैसे लिखोगे, वॉलंटरली भी हो सकती है एंड मैंडेटरी भी हो सकती है। फिर आप बताओगे कि सेसेशन का इफेक्ट क्या है, क्या आप थर्ड पार्टी के ऊपर ये सेसेशन एप्लीकेबल है। जब तक आप आरओसी को नहीं बता देते या उस पर्सन को नहीं पता तब तक के लिए वो पर्सन जो थर्ड पार्टी को है वो लायबल रहेगा। फिर आप देखोगे कि जो छोड़ के जा रहा है उसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, उसका राइट क्या है, उसे क्या चीज जरूर मिल जाएगी, उससे पार्टनरशिप में जो भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन थी या जो भी उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर है वो मिल जाएगा। पर क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट है, वो नहीं है। ऐसा ही एक सेक्शन आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से भी केस स्टडी भी आ सकती है, थ्योरी क्वेश्चन में। तो कंपाउंडिंग का मतलब हम अप्लाई करते हैं कि हमारे फाइन को कम कर दिया जाए। हम एक ऑफेंस अगर रिपीट कर रहे हैं विद इन 3 ईयर्स तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। हम अप्लाई तब कर सकते हैं अगर मिनिमम 3 ईयर्स का गैप है। अप्लाई किसको करते हैं, आरओसी को। ऑर्डर कौन देता है, पावर किसके पास है कंपाउंडिंग करने की, आरडी, रीजनल डायरेक्टर के पास। कंपाउंडिंग में जो डिसाइड हो अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपको डबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस केस में जो केसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं या हो सकते थे वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद ऐसा ही एक और टॉपिक है, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। तो बच्चे मान लो कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेट्स से एक एलएलपी है, एक्स वाई एलएलपी, इट इज अनेबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स। अब एक तो है कि वो इंसॉल्वेंट ही डिक्लेयर हो जाए, एक है वो अपने क्रेडिटर्स के साथ डिस्कस करके कोई और सोल्यूशन निकाले। वो बोले कि मैं आपको पेमेंट थोड़े ज्यादा टाइम बाद कर दूंगी, लेट्स से बैंक को लोन नहीं पे कर पा रहे तो कह रहे हैं बैंक को कि सर आप ऐसे करो कि हमारी ईएमआई हाफ कर दो, या फिर हमें 1 ईयर का वेवर दे दो, नेक्स्ट ईयर तक हम अपने बिजनेस को ठीक कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से हम ईएमआई टाइम पे करेंगे। कोई भी चीज वो डिसाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। ये वाली चीज कंपनीज एक्ट में नहीं है, सीए इंटर में नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी को ये पावर देनी, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। ये क्या करती है, इंसॉल्वेंसी से पहले का स्टेप है। कहते हैं अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा है एलएलपी या उसके क्रेडिटर्स के बीच में, या एलएलपी या उसके पार्टनर्स के बीच में, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और क्रेडिटर और पार्टनर और लिक्विडेटर, तो ट्राइब्यूनल इन सबकी मीटिंग बुलाएगा। तो एलएलपी अपने आप नहीं ये सारे काम कर सकते, हमें ये सारे काम किसके थ्रू करने हैं, ट्राइब्यूनल के थ्रू करने हैं। तो पहले तो कॉम्प्रोमाइज हो किस किस के बीच में सकता है, एलएलपी या क्रेडिटर्स, एलएलपी या फिर उसके पार्टनर्स। कोई भी पर्सन अप्लाई करेगा ट्राइब्यूनल, फिर सैंक्शन होगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अगर मेजोरिटी लोग जो कि 3/4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो मान जाते हैं, ट्राइब्यूनल भी मान जाता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्रोमाइज एंटर हुआ है ये बाइंडिंग है सारे क्रेडिटर्स, पार्टनर्स, एलएलपी, लिक्विडेटर, कॉन्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। No order will be made by tribunal unless it is satisfied that LLP has disclosed all the material facts of financial position and pendency of any investigation proceedings. I hope सब क्लियर हुआ है। या लोन दे रखा है या फिर वो सेसेशन हो रही है, उसने अपना कैपिटल का शेयर वापस देना है, या फिर मान लो एक्चुअली फर्म एलएलपी वाइंड अप हो रही है, सारी थर्ड पार्टीज की पेमेंट हो गई बट फर्म के पास इतने एसेट्स नहीं है कि सारे पार्टनर्स की पेमेंट कर सके, ठीक है। जैसे कि लोग पार्टनरशिप फाउंडेशन में करते थे डिसोल्यूशन में, मान लो सारी थर्ड पार्टीज की पेमेंट हो गई,
पार्टनर्स के टोटल 10 लाख वापस करने हैं, बट एलएलपी के पास सिर्फ 6 लाख है। तो हम अलग अलग मेथड से, मैक्सिमम लॉस मेथड से, हाईएस्ट रिलेटिव से डिसाइड करते थे कि पहले किस पार्टनर को पैसे मिलने चाहिए। तो इस केस में एलएलपी क्या करेगी, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करेगी। कहते तुम्हें इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत ही नहीं है, तुम आपस में ही अग्री कर लो। तो सब आपस में मीटिंग करेंगे, अग्री करेंगे। जब 75% वैल्यू वाले लोग मान गए, 3/4 लोग मान गए, और ट्राइब्यूनल को भी आपकी बात ठीक लगी, फिर ट्राइब्यूनल ने देखा कि इसके ऊपर कोई केस चल रहे हैं कि ऐसा एलएलपी हमें झूठी बता रही है, क्या पता अभी और भी क्रेडिटर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगी, फिर ऑर्डर पास कर देगी कि हाँ ये फाइनल है। और ये जो ऑर्डर होगा ये सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, अब सबको ये मानना ही पड़ेगा। फिर हम इसे फाइल करेंगे आरओसी को 30 डेज के अंदर। Tribunal may, at any time after an application has been made, stay the commencement or continuation of any suit or proceeding against LLC on such terms as it thinks fit. तो अगर कोई केस चल रहा है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि इसके ऊपर स्टे लगा कि हमने चीजों को ऐसे ही वाइंड अप कर दिया है, केस को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ट्राइब्यूनल के पास पावर है टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज। मान लो 80% लोग मान गए कि ठीक है हमें एलएलपी पूरे पैसे वापस नहीं कर रही है, 50% पैसे वापस दे दे, दैट इज सफिशिएंट। पर जो एक क्रेडिटर है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, या फिर एक क्रेडिटर ने 50% पैसे ले लिए, उसके बाद फिर वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो कहते हैं इस केस में ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है। कहते हैं अगर ट्राइब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज सैंक्शन कर दिया तो उसके बाद अब पास ऑफ पावर है, तो इस कॉम्प्रोमाइज को सुपरवाइज करेगा। इसे अप्लाई करने में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मॉडिफाई करने की जरूरत लग रही है, उसके लिए भी डायरेक्शंस देगा। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि जो कॉम्प्रोमाइज है उसे सेटिस्फैक्टरीली अप्लाई ही नहीं किया जा सकता, तो ट्राइब्यूनल कोई भी मर्जी और ऑर्डर ले सकता है। आई होप क्लियर है सबको। प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ एलएलपी। कहते हैं अगर आपने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दी है अंडर सेक्शन 60 और ये प्रूव कर दिया है कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन के लिए ऑफ मोर देन 2 एलएलपी, under the scheme whole or any part of the undertaking property or liabilities of LLP is transferred to another LLP, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को, और बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर कोई भी इसके बारे में प्रोविजंस बनाएगा। अब ट्रांसफरी एलएलपी को सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी केसेस पुराने एलएलपी के अगेंस्ट चल रहे थे वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। कई बार डिसोल्यूशन होगी, कई बार वाइंडिंग अप होगी ट्रांसफर और एलएलपी की। एंड जो भी लोग डिसेंट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं माने थे, उनके लिए भी कोई ना कोई फाइनल डिसीजन। एक बार आप रीड कर लो, आपको रीड करके ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, कोई टेक्निकल चीज नहीं है इस। किसी भी पॉइंट में डाउट आए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी, टू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट। आई होप सबको समझ आया और बेनिफिट लग रहा है। वरना क्लियर हुआ बच्चे? डू यू थिंक कॉन्सेप्ट्स बेटर क्लियर हुए हैं? Where an order provides for transfer of property or liability, then by virtue of the order, it will be freed from any charge. कहते मान लो एक एलएलपी है, ए एलएलपी,
इसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके अगेंस्ट लोन भी ले रखा है, चार्ज क्रिएट हो रखा है। अब ए एलएलपी और बी एलएलपी का मर्जर हो रहा है, और हमने डिसाइड किया कि जो नई एलएलपी बनेगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, ये लैंड एंड बिल्डिंग उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, पर जो लोन है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो कहते हैं इस केस में हम क्या करें, ये लोन के ऊपर जो सिक्योरिटी थी वो अवेलेबल है कि नहीं है? कहते नहीं, वो लोन की सिक्योरिटी क्या हो गई, अब खत्म हो गई, चार्ज क्या हो गया, फ्री हो गया। हमने उसके लिए कोई ना कोई और, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन अनसिक्योर्ड बन गया। जब हमने कॉम्प्रोमाइज सैंक्शन किया, हमने कुछ सोच समझ के किया होगा ना, उस टाइम पे ऑलरेडी इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन क्रिएट कर दी हो। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसेट नई एलएलपी को जा रहे हैं वो सारे एसेट फ्री ऑफ चार्ज। ये मत सोचो कि इसके साथ अनफेयर हुआ, इसके लिए कोई ना कोई और प्रोविजन दी गई है जब ये ऑर्डर पास किया। क्लियर है सबको? सेक्शन 63 एंड 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड स्कीम में ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में था, और थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता था कि एलएलपी वाइंड अप कैसे हो सकती है। तो एलएलपी अपनी मर्जी से भी वाइंड अप हो सकती है, कोर्ट भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो अगर पार्टनर्स को लगता है यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी भी रीजन की वजह से वो उसे बंद करना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि एलएलपी को बंद करो। कोर्ट कब ऑर्डर करेगा, कोर्ट ऐसा कब बोल सकता है कि एलएलपी को वाइंड अप करो? कहते सबसे पहले तो अगर तुम सेक्शन 6 को फॉलो नहीं करोगे, सेक्शन 6 ने आपको क्या बोला था कि हर टाइम पे मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। अगर आप उसकी कंप्लायंस नहीं करोगे, कोर्ट बोल सकता है कि एलएलपी को बंद कर दो। देन अगर आप सेक्शन नंबर 34 एंड 35 को फॉलो नहीं करोगे, सेक्शन 34 ने बोला था कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर सैस सबमिट करनी है, सेक्शन 35 ने बोला था 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है। इसमें अगर आपने 5 ईयर्स कंसेक्यूटिवली ऐसा नहीं किया तो हम ऑर्डर दे देंगे कि एलएलपी को बंद कर दो। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, आप चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपने कोई भी ऐसा काम किया कि कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट है, ये इक्विटेबल है, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि एलएलपी को वाइंड अप कर दो। ठीक है? कैसे याद रखना है, एलएलपी को वाइंड अप कैसे किया जा सकता है, वॉलंटैरिली भी और ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी। कोर्ट ऐसा कब ऑर्डर दे सकता है, 4 केसेस में। कई बार तुम्हारी गलती होगी, कई बार उनकी मर्जी। मैं क्या क्या गलती कर सकती हूँ, अगर मैंने सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स कम है, 34 एंड 35 में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के रूल मैंने 5 साल से कंसेक्यूटिवली फॉलो ही नहीं की, या फिर अगर जस्ट एंड इक्विटेबल कोर्ट को लगता है ऐसा कर देना चाहिए, या फिर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। पार्टनर कहते हैं क्या एलएलपी को पैसे दे सकता है, लोन दे सकता है? आंसर इज यस। एंड अगर पार्टनर एलएलपी को लोन दे रहा है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कोई नॉन पार्टनर लोन दे रहा है, उसे हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे। क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा एलएलपीज के ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कि कुछ सेक्शंस जैसे अप्लाई होते हैं कंपनीज एक्ट पे, सिमिलरली एलएलपी पे भी अप्लाई होते हैं। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, कोई भी डॉक्यूमेंट या रिटर्न जो भी आपने आरओसी में फाइल करनी है, अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड टाइम में फाइल नहीं की तो आरओसी के पास पावर है, वो आपके ऊपर एडिशनल फी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपको याद है जब हम चार्जेस चैप्टर पढ़ते हैं, अगर टाइम पे फॉर्म फिल करोगे नॉर्मल फीस होती है, लेट करोगे एडिशनल, उससे लेट करोगे तो एड वैलरम फीस। तो कहते हैं यहाँ पर भी आरओसी के पास पावर है, अगर तुम प्रेस्क्राइब्ड टाइम में नहीं कर रहे हो हम एडिशनल फीस चार्ज कर सकते हैं। एनहेंस्ड पनिशमेंट, एलएलपी या उसका पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर सेम ऑफेंस को रिपीट करता है तो उनके पास पावर है बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज प्रोवाइडेड बट अ फाइन व्हिच विल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर सच ऑफेंस। तो अगर ऑफेंस रिपीट हो रहा है, कहते हैं इम्प्रिजनमेंट तो सेम ही रहेगी, फाइन डबल हो जाएगा। तो जैसे अगर फॉर्म लेट फाइल करोगे तो एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, ऑफेंस रिपीट करोगे तो फाइन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन जी? चलो दैट्स इट बच्चे। मुझे एक बार ना B15 वाले स्टूडेंट्स स्पेशली मैसेज करो अगर आपको और किसी चैप्टर की अर्जेंटली रिवीजन चाहिए। आपका पेपर है तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली